तारीख थी 1 नवंबर, साल था 1913। आज से ठीक 111 साल पहले संयुक्त राज्य के पश्चिमी तट के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में एक दल का गठन हुआ था। नाम दिया गया था गदर पार्टी। लक्ष्य था गुलाम भारत की अंग्रेजों से आजादी और नारा दिया, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। पहला विश्व युद्ध का समय था, इंग्लैंड उसमें उलझ चुका था। गदर पार्टी का मानना था कि यही वो मौका है जब भारत में कमजोर होती अंग्रेज सत्ता को हथियारों के बल पर भारत से खदेड़ा जा सकता है। किस्सा बहुत दिलचस्प है और रोंगटे खड़े कर देने वाला भी। सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के गठन के 43 साल पहले भारत में एक बच्चे का जन्म हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी के साथ अपने प्राणों की आहुति देने वाले भाई मतीदास जी के परिवार में 4 नवंबर 1870 को झेलम जिले का करियाला गांव, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, इस बच्चे की आने की खुशियां थी। जन्म के साथ बच्चे का नाम रखा गया परमानंद। पिता ताराचंद युवावस्था से ही 1857 की क्रांति के संदेश वाहक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, किंतु क्रांति की विफलता के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे आर्य समाज से मिलकर सांस्कृतिक गौरव जागरण और भारत की आजादी के लिए काम में लग गए थे। पिता की संस्कृति और समर्पण के संस्कार भाई परमानंद जी को बचपन से मिल गए थे। पढ़ाई में बड़े होनहार थे तो साल 1902 में भाई परमानंद ने पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की और लाहौर के दयानंद एंग्लो महाविद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे। उनकी भारतीय प्राचीन संस्कृति तथा वैदिक धर्म में रुचि देखकर महात्मा हंसराज ने उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए अक्टूबर 1905 में अफ्रीका भेज दिया था। अफ्रीका में भाई परमानंद ने अपने उपदेशों, वैदिक व्याख्यानों से अफ्रीका में सोए हिंदुओं की आत्मा को जगा डाला। उन अफ्रीकी हिंदुओं को जो होली, दीपावली भूलकर ताजिए को अपना त्योहार मानने लगे थे। इसी दौरान डरबन में भाई परमानंद जी की गांधी जी से भेंट हुई। एक साधारण सा संपर्क था ये। हालांकि यह संपर्क उनके किसी काम का भी नहीं था, लेकिन यहाँ पहुंचकर ये जरूर पता चला कि देश की आजादी के कुछ मतवाले अफ्रीका में जरूर उपस्थित हैं। इनमें सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह और अंबा प्रसाद प्रमुख थे। इनसे मिलने के बाद आगे की राह कुछ आसान दिखाई दी। दरअसल उन दिनों आर्य समाज के बड़े नेता और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के परम शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस बनाकर लंदन से भारत की आजादी का मार्ग खोजा था। बस इस मार्ग पर बढ़ते हुए अफ्रीका से भाई परमानंद जी लंदन चले गए। वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा विनायक दामोदर सावरकर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। वो इन दोनों के संपर्क में आए और एक संकल्प लेकर 1907 में भारत लौटे। ये संकल्प था देश की आजादी का। देश लौटकर दयानंद वैदिक महाविद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए भाई परमानंद युवकों में राष्ट्र और सांस्कृतिक गौरव बोध जगाने लगे। इसी बीच सरदार अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय से उनकी निकटता बढ़ी। इससे वे पुलिस की नजर में आ गए। 1910 में पुलिस ने उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया था, किंतु कोई आरोप प्रमाणित न हो सका और वे जमानत पर रिहा कर दिए गए। रिहाई के बाद भाई परमानंद अमेरिका चले गए। वहां जाकर प्रवासी भारतीयों के बीच वैदिक धर्म के प्रचार अभियान में जुट गए। वहां उनकी भेंट प्रख्यात क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी से हुई। उन दिनों लाला हरदयाल भी भारत की स्वाधीनता के लिए अभियान चलाने और संगठन तैयार करने की योजना पर काम कर रहे थे। विचारों से विचार मिले, लक्ष्य से लक्ष्य मिला। सपना दोनों का एक था, भारत माता की गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति। यहीं पर एक दल बनाने का संकल्प लिया गया और नाम दिया गदर पार्टी। इस दल में करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले जैसे कार्यकर्ता थे। सबने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। पार्टी के अधिकतर सदस्य पंजाब के पूर्व सैनिक और किसान थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में बाकी लोगों को काम सौंपकर
भाई परमानंद पुनः 1913 में भारत लौटे। क्रांति के लिए युवकों की टोली तैयार करने में जुट गए। उन्होंने इसके लिए देश भर की यात्राएं की और यात्रा के बीच ही 1914 में तारीख़े हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। यह इतिहास की प्रेरणादायी पुस्तक है। मेरे अनुभव के आधार पर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। भाई परमानंद ने गदर पार्टी के लिए लोग जुटाने आरंभ कर दिए थे। उन्होंने पेशावर में क्रांति के नेतृत्व का दायित्व स्वयं लिया हुआ था। इसकी भनक पुलिस को लग गई और भाई परमानंद 25 फरवरी 1915 को गिरफ्तार कर लिए गए। उनके विरुद्ध अमेरिका तथा इंग्लैंड में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, करतार सिंह सराभा और अन्य अनेक युवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित करने जैसे आरोप लगे और फांसी की सजा सुना दी गई। दूसरी ओर गदर पार्टी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। अनेकों क्रांतिकारी लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर चुके थे। पार्टी के बड़े नेता या तो जेलों में थे या फिर फांसी दे दी गई थी। भाई परमानंद जी की फांसी की सजा पर देश भर में प्रतिक्रिया होने लगी थी। पुनर्विचार याचिका भी लगी और फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। फिर उन्हें दिसंबर 1915 में अंडमान जेल भेज दिया गया। वहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। इस दौरान उनकी पत्नी भाग्यसुधी ने धनाभाव के बावजूद स्वाभिमान और साहस के साथ अपने परिवार का पालन पोषण किया था। अंडमान की काल कोठरी में भाई परमानंद ने मेरा अंतिम आश्रय श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की रचना की। इस जेल में बंदियों पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध भाई परमानंद ने 2 महीने तक भूख हड़ताल की। गांधी जी को जब काला पानी में अमानवीय यातना की सूचना मिली तो उन्होंने 19 नवंबर 1919 के यंग इंडिया के अंक में एक लेख में इन यातनाओं की निंदा की। उन्होंने भाई परमानंद की रिहाई की मांग भी की। प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में भारतीय जेलों में राजनीतिक बंदी रिहा किए गए। आखिरकार भाई जी भी 20 अप्रैल 1920 को काला पानी से मुक्त कर दिए गए थे। अंडमान जेल के 5 वर्षों की यातना पर भाई परमानंद ने मेरी आप बीती नामक पुस्तक की रचना की। उसका वर्णन पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जेल से मुक्त होकर भाई परमानंद ने पुनः लाहौर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। लाला लाजपत राय उनके अनन्य मित्रों में थे। उन्होंने राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की तो उसका कार्यभार भाई परमानंद जी को सौंपा। यहीं भगत सिंह व सुखदेव आदि पढ़ते थे। भाई परमानंद जी ने उन्हें सशस्त्र क्रांति के यज्ञ में आहुति देने के लिए प्रेरित किया था। इसी बीच असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। नतीजा भाई परमानंद और गांधी जी के बीच दरार पैदा हो गई, क्योंकि भाई परमानंद नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन जुड़े। भाई परमानंद ने इसका कड़ा विरोध किया, लेख लिखे, सभाएं भी की। इसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र हुई कि उन्होंने हिंदू संगठन के महत्व पर बल दिया और हिंदू पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इस पत्र में देश को खंडित करने के षड्यंत्रों को उजागर किया गया था। यही नहीं, भाई परमानंद ने 1930 में अपने एक लेख में बाकायदा यह चेतावनी भी दी थी कि मुस्लिम नेताओं का उद्देश्य मातृभूमि का विभाजन करके नए देश का निर्माण करना है। बाद में भाई परमानंद हिंदू महासभा में सम्मिलित हो गए। 1933 में हिंदू महासभा के अजमेर अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अंततः भाई जी की आशंका समय के साथ सही साबित हुई और भारत का विभाजन हो गया। यह वेदना उनके हृदय में इतनी गहरी हुई कि वे बीमार पड़ गए और 8 दिसंबर 1947 को उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। साल 1979 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए थे। एक आदर्श शिक्षक, इतिहास, संस्कृति और साहित्य मनीषी के रूप में भी उनकी ख्याति रही। एक वीडियो में धर्म और समाज के लिए उनके कार्यों की गिनती नहीं हो सकती। इतना जरूर कहा जा सकता है कि सन 1905 से लेकर सन 1947 तक लगातार अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़ते रहने वाले इस महान नायक को आज भारतीय इतिहास से जैसे मिटा दिया गया है। ऐसे महान शिक्षक जिन्होंने देश को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर क्रांतिकारी दिए। आर्य समाज को छोड़कर उनके नाम तक का कहीं किसी किताब में कोई जिक्र ही नहीं है।
ये इनके बलिदान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां हम महात्मा गांधी और नेहरू के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, वहीं भाई परमानंद जैसे अनेक वीरों की जीवनी भी पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि हम अपनी आजादी की कीमत जान सके और इन्हें इनके अधिकार का मान सम्मान दे सके। भाई परमानंद जी को आर्य समाज की ओर से शत शत नमन।